नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए इस खास पेशकश की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारतीय सीमा में पाकिस्तान की ओर से लगातार घुसपैठ की कोशिश। सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने मार गिराए 7 आतंकवादी। पाकिस्तानी पोस्ट ढांढर को भी जबरदस्त नुकसान। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय में अहम बैठक। राजनाथ सिंह की सीडीएस और डीआरडीओ चीफ के साथ हुई बातचीत। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से सड़क पर आए पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से मांगी भीख। कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रहा है आतंकिस्तान। सीमावर्ती इलाकों में एलओसी पर मिले पाकिस्तानी हमलों के सबूत। क्षतिग्रस्त दीवारें, टूटी खिड़कियां और जमीन पर पड़ा है मलबा। जैसलमेर और बठिंडा में मिले मिसाइल जैसे हथियार। और भारत के खिलाफ पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जारी। एटीएम बंद होने और अमृतसर पर हमले के लिए अंबाला एयरबेस के इस्तेमाल जैसी खबरें सरासर झूठी। और आइए शुरुआत कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान को अब कुछ समझ नहीं आ रहा है सिवाय घुसपैठ और सैन्य हमले के। लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की मारक क्षमता ऐसी है कि कोई बचेगा नहीं। तो बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर से और बौखला गया है आतंकिस्तान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सांबा सेक्टर से घुसपैठ की कोशिश की गई है आतंकिस्तान की तरफ से। बीएसएफ ने मार गिराए 7 आतंकवादी। एक बड़ी सफलता बीएसएफ को मिली। 7 आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तानी पोस्ट ढांढर को भी भारी नुकसान की बात। जी हां, बीएसएफ ने पाकिस्तान को एक बार फिर करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से और भी ज्यादा बौखला गया है आतंकिस्तान और 7 आतंकियों को ठिकाने लगा दिया गया है बीएसएफ की तरफ से। जिस तरह से सशस्त्र बल लगातार चौकसी बरते हुए हैं, किसी भी नापाक इरादों को, मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में बीएसएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। 7 आतंकवादियों को ठिकाने लगा दिया गया है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान किस तरह से बौखला गया है। और कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। लगातार पाकिस्तान उसी तरह से अपनी हरकतों को अंजाम दे रहा है और हर उस नापाक मंसूबों को भारतीय सेना नाकाम करते जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा पाकिस्तान को। और ऐसे में कैसे भी कदम उठा रहा है पाकिस्तान बगैर सोचे समझे, जिसका भारतीय सशस्त्र सेना, भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। घुसपैठ और सैन्य हमले के अलावा पाकिस्तान जिस तरह से नापाक कोशिशें कर रहा है, उसके जवाब में लगातार भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है। बीएसएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। 7 आतंकवादियों को ढेर किया गया है। ये तो साफ है कि पाकिस्तान अब सुधरता हुआ नजर नहीं आ रहा है और पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाया जा रहा है। भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। चौकसी बरती जा रही है। पहरेदारी कड़ी कर दी गई है। और यही वजह है कि पाकिस्तान अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बीएसएफ ने 7 आतंकवादियों को मार गिराया है। आपको बताएं कि पाकिस्तानी पोस्ट ढांढर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारतीय सेना जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और उसी कड़ी में पाकिस्तानी पोस्ट ढांढर को नुकसान पहुंचा है। बीएसएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। भारतीय सशस्त्र बल लगातार चौकसी बरते हुए हैं और इसी कड़ी में 7 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। सांबा सेक्टर में घुसपैठ भी हुई है।
और इसी बीच आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय में आज अहम बैठक चल रही है। थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस अनिल चौहान और डीआरडीओ चीफ के साथ मुलाकात की है। तो ये एक और बिग ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय में भी अहम बैठक चल रही है, जहां सीडीएस और डीआरडीओ चीफ से रक्षा मंत्री मिले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिले हैं। रक्षा मंत्रालय में ये बेहद ही अहम बैठक हो रही है। तीनों सेनाध्यक्षों और सीडीएस के साथ रक्षा मंत्री की बैठक चल रही है। सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समझा जाए कि आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। तो आपको बताएं कि सीडीएस और डीआरडीओ चीफ से रक्षा मंत्री मिले हैं और किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाए, किस तरह से आगे कदम उठाए जाएं, उसको लेकर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ये बैठक बेहद ही अहम है। ये दृश्यों के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस और डीआरडीओ प्रमुख के साथ बैठक की है। सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। सीडीएस और डीआरडीओ चीफ से रक्षा मंत्री ने मुलाकात की और जिस तरह के हालात इस समय देश में है, सेना किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दे रही है, संभवतः उन्हीं बिंदुओं को लेकर के ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। पाकिस्तान को उसी की भाषा में कहीं ना कहीं समझाइश देने की जरूरत है और भारतीय सेना हर मोर्चे पर सफलता के साथ पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बैठक सीडीएस और डीआरडीओ चीफ के साथ मुलाकात करते हुए ये दृश्य आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में ये बेहद ही अहम बैठक, सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की। डीआरडीओ प्रमुख से भी मिले, डीआरडीओ चीफ से मिले और बैठक में तीनों ही सेना के प्रमुख शामिल। तीनों सेनाध्यक्षों और डीआरडीओ चीफ के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अहम बैठक। ये बैठक रक्षा मंत्रालय में हुई। आपको बताएं कि सीडीएस अनिल चौहान और डीआरडीओ चीफ के साथ ये मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हुई है और आगे किस तरह से पाकिस्तान को जवाब देना है, जवाबी कार्रवाई को लेकर के और भी क्या कुछ रणनीति हो सकती है, उसको लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस अनिल चौहान और डीआरडीओ चीफ इस बैठक में शामिल है। तो बेहद ही अहम बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, जिसमें सेना प्रमुख और डीआरडीओ चीफ के साथ ये बैठक तीनों सेनाध्यक्षों और सीडीएस के साथ रक्षा मंत्री ने बैठक की है। आगे की रणनीति क्या कुछ होगी, किस तरह से आगे कदम बढ़ाए जाएंगे, जिस तरह से भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम कर रही है, उसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अहम बैठक रक्षा मंत्रालय में की। सीडीएस अनिल चौहान और डीआरडीओ चीफ के साथ ये मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। जिस तरह से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है अपनी हरकतों से और लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी किया जा रहा है, ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बेहद ही अहम सेना प्रमुखों के साथ ये बैठक। ज्यादा जानकारी के साथ सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधाकर, आप ही से जानना चाहेंगे कि आज राजधानी में बेहद ही अहम बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है, सीडीएस के साथ की है, डीआरडीओ चीफ से भी मुलाकात की है। क्या कुछ एजेंडा रहा होगा, किन बिंदुओं पर यह चर्चा हुई होगी, क्योंकि बेहद ही जरूरी है कि आगे की रणनीति भारत की तरफ से किस तरह की होगी? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक और आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि बैठक में राजनाथ सिंह के अलावा जो रक्षा सचिव हैं वो मौजूद हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान मौजूद हैं, वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख और हमारे भारतीय नेवी के, इंडियन नेवी के प्रमुख इस बैठक में मौजूद हैं। और माना ये जा रहा है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू हुआ है पूरे सिचुएशन का। जो भारत ने कार्रवाई की थी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था और जिस तरह से हमने सफलतापूर्वक पाकिस्तान स्थित 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था। हमने देखा कि बाद में किस तरह से पाकिस्तान से आतंकियों के जनाजे की वो तमाम तस्वीरें आई और भारत ने साफ कर दिया था कि एक कैलकुलेटेड, एक मेजर्ड, एक नॉन एस्केलेटरी कार्रवाई की गई है। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो दुस्साहस की कार्रवाई की गई, हमने देखा कि कल रात
किस तरह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको भी सफलतापूर्वक न्यूट्रलाइज किया। हमास के स्टाइल में आईएसआई, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स मिलकर ये जो कार्रवाई कर रहे थे, एक होलिस्टिक रिव्यू, एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू पूरे सिचुएशन का। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री के निर्देश पर इस वक्त न सिर्फ सेनाओं की प्रोफेशनल कैपेबिलिटी में भरोसा जताया गया है, बल्कि खुली छूट उनको मिली हुई है कि भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए वो जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अभी जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो दुस्साहस किया जा रहा है, भारत को उकसाने की जो कोशिश की जा रही है, तो उसका एक जवाब कैसे दिया जा सकता है, कैसे दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्होंने पूरा इस तरह का सिचुएशन का रिव्यू किया है। और देखिए, ये कोई छिपी हुई बात नहीं रहती है। प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरी चीजों की मॉनिटरिंग की थी, तो जाहिर तौर पर जो पूरा तंत्र है, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हो, और वो भी लगातार ये उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री को वो भी लगातार जानकारी दे रहे होंगे। तो एक इस रिव्यू के बाद हमको जरूर लगता है कि एक महत्वपूर्ण पड़ाव है इस पूरी स्थिति में। हम जानते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से काफी डिप्लोमेटिक दबाव पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान के पास वो संसाधन नहीं है कि भारत की सैन्य ताकत का वो मुकाबला कर सकते, लेकिन जो अपनी घरेलू परिस्थितियों हैं, अपने आतंकी आकाओं को खुश करने के लिए, या फिर जो एक घरेलू राजनीतिक स्कोर सेटल करने के लिए वो इस तरह का दुस्साहस कर सकते हैं। तो उसमें एक पूरी तैयारी सेनाओं की बनी हुई रहे। तो मुझे लगता है उस लिहाज से ये पूरी मीटिंग एक बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरे सिचुएशन का जो हुआ है बीते 2 दिनों में, और आगे क्या कुछ परिस्थितियां बन सकती है, उसको लेकर एक पूरा रिव्यू उस मीटिंग में किया जा रहा होगा। जी बिल्कुल सुधाकर, हमने देखा कि पाकिस्तान जो है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारत की तरफ से जिस तरह से पूर्व नियोजित योजना तैयार की गई है, और ये उसी का प्रतिफल हम देख रहे हैं कि आज भी बीएसएफ ने 7 आतंकियों को ठिकाने लगाया है। यानी कि एक बार फिर बीएसएफ को एक बड़ी सफलता मिली है और पाकिस्तान के ये तमाम जो नापाक इरादे हैं उसके मंसूबों को नाकाम किया गया है। बिल्कुल, देखिए, और कल रात 11 बजे एक बड़ी संख्या घुसपैठियों की हम जम्मू फ्रंटियर है बीएसएफ का, उसमें सांबा सेक्टर है, और सांबा सेक्टर में धंधर पोस्ट है। और ये आप अगर तस्वीरें हम दिखा पा रहे हो तो आप देख सकते हैं कि काफी एक कठिन डिफिकल्ट टेरेन है। और रात के अंधेरे में पाकिस्तानी रेंजर्स ने सबसे पहले फायरिंग की, बीएसएफ पर उसकी कार्रवाई शुरू की, हल्के हथियारों से जो मोर्टार फैलते उसकी कार्रवाई की। उसकी आड़ में उनकी कोशिश थी कि बड़ी संख्या में आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराया जाए, लेकिन हमारे टेक्निकल सर्विलेंस की वजह से, हमारे सैटेलाइट सर्विलेंस की वजह से बीएसएफ ने उसका समय रहते पता लगाया, और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब जो जवाबी कार्रवाई बीएसएफ की तरफ से की गई है, उसमें कम से कम 7 आतंकियों को वही मौका वारदात पर मार गिराया गया। ये संख्या आतंकियों की, देखिए, बीएसएफ के सूत्र कह रहे हैं कि क्योंकि वो 7 आतंकियों को तो गिन पाए थे, लेकिन कई आतंकी, क्योंकि वो ऐसा टेरेन है, पेड़ है, जंगल है, तो कई और आतंकी मारे गए हैं। तो बहुत बड़ी कामयाबी। लेकिन बाद में क्योंकि एक पूरा गठजोड़ इस वक्त दिखाई दे रहा है, न सिर्फ आतंकियों के जनाजे में सेना के कर्मी शामिल हो रहे हैं, आतंकियों को पाकिस्तान के फ्लैग में लपेटा जा रहा है, उनको स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है, बल्कि अब पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ मिलकर, पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर आतंकियों को भारत में घुसाने की कोशिश की जा रही है। तो उसको फौज किया गया है, और बीएसएफ ने धंधर पोस्ट जो पाकिस्तान का है उस पर जवाबी कार्रवाई की, और उसको भी नेस्ता नाबूद किया गया, जिसकी कोशिश थी कि आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराई जाए। तो बड़ी सफलता, और ये इस बात का भी प्रमाण है कि हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए चाहे बीएसएफ हो, भारतीय सेना हो, कितनी ज्यादा सतर्कता बरत रहे हैं। और हर तरह से चाहे
जो हमारे सुरक्षा कर्मी उनकी बदौलत या सर्विलेंस की बदौलत, या जो एक जो न्यूट्रलाइज किस तरह से हमने ड्रोन के अटैक को कल किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन भी लगातार जुड़े हुए हैं। इस वक्त भी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान बेनकाब हो चुका है, पूरी दुनिया के सामने किस तरह से आतंक को पाल रहा है और किस तरह से आतंक को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान, वो साफ हो चुका है। आपसे जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम बात करें तो पाकिस्तान अब भीख मांगता हुआ तो नजर आ ही रहा है, लेकिन अब वो ऋण भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि साफ है कि आतंक को पालने के लिए कोई देश ऋण नहीं देगा। देखिए संध्या, महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, यह बात कहना बहुत ही छोटा होगा। पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र बन चुका है। आतंकवाद और आतंकवादी संगठन उसके पूरे जो विदेश नीति है, उसके पूरे देश की रक्षा नीति है, उसका एक आवश्यक हिस्सा है, वो उसकी सेना का एक्सटेंशन है। लेकिन हमेशा पाकिस्तान की एक कोशिश यह रहती है कि आतंकवादियों और सेना के बीच में एक थीन लाइन जो बना के रखे, और इसीलिए हमेशा हम उसे ये कहते हैं कि वो पोषित करता रहे। लेकिन अब उसे कहने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र है, उसके सुरक्षा का महत्वपूर्ण अंग है, उसकी रक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। पहली श्रेणी में वो आतंकवादियों को भेजता है, और वो आज से नहीं, 1947 से ही, जब पहली बार कबायली हमारे यहाँ आए थे कश्मीर में, तो उस समय ही पाकिस्तान ने हाथ खड़ा कर लिए थे कि इससे मेरा संबंध नहीं है। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की टीम आई तो उसने देखा कि इसमें तो सेना के लोग भी शामिल थे, तो उसी समय से पाकिस्तान क्या आतंकवाद के साथ संबंध। और आज के दिन में जब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सेना के प्रमुख लोग जा रहे हैं आतंकवादी के मारे जाने के उसके फ्यूनरल में, तो अब इस बात में कोई संदेह नहीं रह गया कि पाकिस्तान आतंकवादी राष्ट्र है। वो आतंकवाद उसकी विदेश नीति का, उसकी सुरक्षा रक्षा नीति का आवश्यक अंग है। अब देखिए, जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया में पता चल गया है कि पाकिस्तान के पास एक महीने से ज़्यादा उसके पास इंपोर्ट करने के लिए भी पैसा नहीं है। इसीलिए वो लगातार बार बार IMF में जा रहा है। और IMF में आज रात में जब बैठक होगी वाशिंगटन के समय से आज दिन में, तो उस बैठक में भारत की तरफ से ये लगातार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से पहले भी लगातार भारत ये कह रहा है, और उस बैठक में भी भारत की तरफ से ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान को देने दिया जाने वाला हर पैसा वो आतंकवादियों के लिए जा रहा है, वो पाकिस्तानी सेना के लिए जा रहा है, वो पाकिस्तान की जनता के लिए नहीं जा रहा है, तो इसको पैसा नहीं दिया जाए। मुझे लगता है कि यह पहली बार होगा जब IMF में भारत की तरफ से किसी देश के खिलाफ में, उसको ऋण नहीं दिए जाने के खिलाफ में इस तरह की बातें कही जाएगी, क्योंकि भारत आमतौर पे ग्लोबल साउथ के पक्ष में रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जो हरकत है, पाकिस्तान की हरकत की वजह से भारत को ये स्टैंड लेना पड़ेगा। इसके अलावा भारत ने जो है FATF को भी वो सारे एविडेंस भेजे हैं, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसको भी भेजे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में जो है सो मनी लॉन्ड्रिंग, फिर टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, और टेररिज्म में पूरा पैसा जा रहा है, इसके लिए जा रहा है। उसके अलावा सैंक्शन, UN की सैंक्शन कमेटी में भी भारत ने लिखा है कि पाकिस्तान को जो पाकिस्तान के खिलाफ, उसके संगठनों के खिलाफ, उसकी सेना के खिलाफ जहां भी संभव उसको सैंक्शन लगाया जाए। तो अब पाकिस्तान की स्थिति यह है कि वो बिल्कुल अखिलेश, एक बड़ी खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा दें। बिल्कुल, पाकिस्तान की पोल अब खुल चुकी है, बेनकाब हो चुका है। साथ ही साथ एक बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा दें। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने अहम बैठक बुलाई है, एक बड़ी बैठक मंत्री अमित शाह ने बुलाई है। तो लगातार बैठकों का दौर राजधानी में चल रहा है। अभी आपको कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अहम बैठक की, उसके बाद BSF और CISF के DG की बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्री ने बुलाई है ये बैठक, अमित शाह ने ये बैठक बुलाई है। बड़ी ही अहम और महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बैठक बुलाई है। तो दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार जारी है। जिस तरह के हालात पाकिस्तान की तरफ से बनाए जा रहे हैं, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है भारत की तरफ से। और इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी और बेहद ही अहम बैठक बुलाई है। बैठक में BSF और CISF के DG की बैठक बुलाई गई है। दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि आगे की रणनीति भारत की किस तरह से होगी उसको लेकर के मंथन भी हो रहा है। क्योंकि रण में तो हम
मुंहतोड़ जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर, रणनीतिक मोर्चे पर किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई जाएगी, चारों तरफ से किस तरह से घेराबंदी की जानी है, उसको लेकर के बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी शामिल होंगे। दिल्ली में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। कुछ देर पहले अभी हमने आपको बताया कि बीएसएफ ने 7 आतंकियों के ठिकाने लगाया और 7 आतंकियों को मार गिराया, और तेजी से किस तरह से ये पूरे घटनाक्रम बदलते जा रहे हैं। कुछ देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की है और उसके बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी और अहम बैठक बुलाई है। बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी के साथ ये बैठक होगी और आगे की रणनीति, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि किस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है और आगे की रणनीति, आगे के कदम उठाए जाने हैं, उसको लेकर के तय किया जाएगा कि कैसे अब पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब, करारा जवाब, ताकि पुश्तें याद रखेंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, क्या कुछ अपडेट है? एक बड़ी अहम बैठक बुलाई गई है गृह मंत्री की तरफ से। देखिए, बिल्कुल अहम बैठक है और इसमें आप देखें कि डीजी बीएसएफ शामिल होंगे, इसके साथ साथ सीआईएसएफ के जो डीजी है वो इस बैठक में शामिल होंगे। जिस तरह के हालात हैं, और आपने देखा भी है कि सुबह बीएसएफ ने 7 जो आतंकवादी हैं भारत के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उनको मार गिराया है। सांबा जो सेक्टर है वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से ये घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी। रात भर जिस तरीके से देखा आपने कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन मिसाइलें भारत की तरफ दागी गई, बीएसएफ ने बखूबी कह सकते हैं कि बचाव भी किया और तमाम जो घुसपैठ की जो कोशिश है उनको नाकाम किया है। इसके साथ साथ ही आप देखें कि जम्मू कश्मीर और इसके अलावा देश भर के अलग अलग जो खासतौर से पाकिस्तान से की सीमा से सटे हुए हमारे जो राज्य हैं जहां पर एयरपोर्ट है, उसकी सुरक्षा किस तरीके से और ज़्यादा बेहतर तरीके से की जाए, इसके लिए डीजी सीआईएसएफ, क्योंकि सीआईएसएफ के पास ही एयरपोर्ट की सुरक्षा और बड़े बड़े संस्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, तो उनको भी बैठक में बुलाया गया है। तो इस लिहाज से ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और 12:30 बजे के आसपास ये जो बैठक है वो शुरू होगी, जिसमें गृह मंत्री, डीजी बीएसएफ, डीजी सीआईएसएफ और इसके अलावा गृह मंत्रालय के जो तमाम टॉप ऑफिशियल्स हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। तो आंतरिक सुरक्षा को लेकर ये काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है। संध्या, नीरज, आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ अगर हम बात करें तो जिस तरह से पाकिस्तान एक फेक प्रोपेगेंडा लगातार चला रहा है, क्या इस बैठक में उसको लेकर के भी किसी तरह की कोई चर्चा होने की उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि डीडी न्यूज़ के माध्यम से भी और पीआईबी के माध्यम से भी लगातार साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इस तरह की भ्रामक खबरों पर कोई भी ध्यान ना दे, आधिकारिक खबरों पर ही ध्यान दिया जाए, उन्हीं की पुष्टि की जाए। तो हम देख रहे हैं कि लगातार पाकिस्तान जो है एक तरफ आर्थिक मोर्चे पर विफल है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो भ्रामक प्रचार करने से भी बाज नहीं आ रहा है। देखिए, बिल्कुल बात नहीं आ रहा है। आप देखें कि सोशल मीडिया में तमाम तरह के जो दावे हैं वो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन बाद में उन दावों की जब पुष्टि की जाती है तो वो जो दावे हैं बिल्कुल फर्जी निकलते हैं, भ्रामक निकलते हैं। और इस मीटिंग में निश्चित तौर पर इस बात को लेकर भी एक चर्चा हो सकती है कि पाकिस्तान जिस तरह के फर्जी दावे करता है, चाहे बीएसएफ को लेकर, सीआईएसएफ को लेकर या हमारी आंतरिक सुरक्षा में जो भी फोर्स लगी है उनको लेकर, कि अगर इस तरह के कोई फर्जी दावे आते हैं तो जो सुरक्षा के लोग हैं वो तत्काल इन दावों का खंडन करें और इसके साथ साथ ही जो सही तथ्य हैं वो भी पेश करें। आप देख रहे हैं कि पीआईबी जो फैक्ट चेक है वो लगातार इस तरह के जो भ्रामक जो दावे हैं उनका जो फैक्ट है वो सामने लगातार रख रहा है और कई तरह के जो पाकिस्तान के द्वारा जो गलत दावे किए जा रहे हैं उनकी जो पोल है वो भी खुलती हुई प्रतीत हो रही है। तो निश्चित तौर पर आंतरिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है और जिस तरीके से आप देखें कि सीज फायर वायलेशन का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा लगातार किया जा रहा है, हमारे तमाम जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पर लगातार गोलीबारी की जो घटनाएं पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। हालांकि जो हमारे भारतीय जवान हैं उसका जो जवाब है वो भी दे रहे हैं। इसके साथ साथ ही बीएसएफ और सीआईएसएफ से भी ये कहा गया है कि वो बॉर्डर के इलाकों में अपनी जो चौकसी है वो बढ़ाएं और उसी चौकसी का नतीजा है कि 7 जो आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान से
सांबा सेक्टर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे भारत की तरफ, उनको मार गिराया गया बीएसएफ के द्वारा। और बीएसएफ ने भी अपनी अतिरिक्त कह सकते हैं कि जो सतर्कता है वो बढ़ाई है। इसके अलावा देश भर के तमाम एयरपोर्ट और जो तमाम बड़े बड़े संस्थान हैं जिनकी जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास है, उन्होंने भी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको और ज़्यादा चौकस किया है, चौकन्ना किया है। और बिना चेक किए, बिना तमाम डॉक्यूमेंट को चेक किए ना तो एयरपोर्ट के अंदर किसी को जाने दिया जा रहा है, प्रॉपर चेकिंग भी हो रही है। और तमाम जो यात्री हैं उनसे भी ये अपील की गई है कि वो अपने जिस फ्लाइट से जा रहे हैं, जिस एयरलाइन से जा रहे हैं, उनके साथ भी संपर्क में रहें ताकि आधिकारिक जो जानकारियाँ उनको मिलती रहे। और इसके साथ साथ ही जो सीआईएसएफ के लोग हैं जिनके ऊपर जो जिम्मेदारी है सुरक्षा की, तो उनके साथ भी सहयोग करें, क्योंकि इस समय तनाव का माहौल है और पाकिस्तान अपनी तरफ से तमाम नापाक कोशिशें वो भी कर रहा है। लेकिन हमारे जो भारतीय सेना है और हमारे अर्धसैनिक बल हैं उस नापाक कोशिशों का जो सामना है कर रहे हैं और उसको माकूल जवाब भी दिया जा रहा है। उस लिहाज से ये 12:30 बजे के करीब जो बैठक होने वाली है गृह मंत्री के साथ, डीजी बीएसएफ की, सीआईएसएफ की और इसके अलावा जो गृह मंत्रालय के उच्च पदाधिकारियों की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। आंतरिक सुरक्षा को लेकर न केवल देश भर में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को गृह मंत्री रिव्यू करेंगे, बल्कि तमाम तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो बीएसएफ और सीआईएसएफ को दे सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से कदम उठाने, किस तरह से आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। नीरज, एक बात तो साफ है कि जिस तरह से कहा कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा जवाब दिया जाएगा कि पुश्तें याद रखेंगी, तो उसी कड़ी में हम लगातार देख रहे हैं कि कार्रवाई चारों तरफ से किस तरह से घेराबंदी की जा रही है। हमने देखा कि कुछ देर पहले रक्षा मंत्री की भी बैठक हुई है, उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री ने भी बैठक बुलाई है। कहीं ना कहीं हर मोर्चे पर किस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई जानी है उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन एक बड़ी खबर से अपने दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। आईपीएल 2025 को स्थगित कर दिया गया है। आपको बताएं कि बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। आईपीएल 2025 को स्थगित कर दिया गया है। जिस तरह के हालात उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आईपीएल 2025 को स्थगित करने का फैसला बीसीसीआई की तरफ से लिया गया है। ये एक बड़ा फैसला, आईपीएल 2025 को स्थगित किया गया। बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया है। आईपीएल 2025 को स्थगित करने का फैसला बीसीसीआई की तरफ से लिया गया। अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। आईपीएल 2025 को अब स्थगित कर दिया गया है। बीसीसीआई का ये बड़ा फैसला है। जिस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो भारत की तरफ से भी हर मोर्चे पर कीलेबंदी की जा रही है। चाहे वो आर्थिक मोर्चा हो, खेल का क्षेत्र हो या सुरक्षा और संवेदना से जुड़ा हुआ, तो बीसीसीआई का ये एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके तहत आईपीएल 2025 को स्थगित कर दिया गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ये फैसला लिया गया है। और इसी खबर पर तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, क्या कुछ अपडेट है? बीसीसीआई ने भी एक बड़ा फैसला लेते हुए आईपीएल 2025 को स्थगित कर दिया है। जी देखिए, जो मैं आपको अभी बता सकता हूँ, जो अनऑफिशियली हम लोगों को हमारे सोर्सेस ने बताई है, बीसीसीआई के टॉप जो है और आईपीएल के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने हमें बताया है कि इस वक्त आईपीएल को स्थगित किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है। सस्पेंड का मतलब ये नहीं कि उसको बंद किया जा रहा है। अभी जो समय है, ये जो स्थिति है और देश में जो इस टाइम पे जो स्थिति है, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। और आपको पता होगा कि इससे पहले जो थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार को जो मैच था पंजाब का और दिल्ली कैपिटल्स का, जो धर्मशाला में खेला जाता है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, उसको कैंसिल करना पड़ा 10 ओवर के बाद, 10.1 ओवर के बाद पहला हाफ जो था। उसके बाद चूंकि रेड अलर्ट वहाँ पे शुरू हो गया था और आपको पता है जिस तरीके से वहाँ पे पूरी की पूरी जगह को और आसपास के इलाके, पूरा जो सेक्टर है वहाँ पे एयर रेड्स हो रहे थे, तो इसी वजह से उस जगह को, उस मैच को कैंसिल करना पड़ा था। और उसके बाद बीसीसीआई ने ये बड़ा निर्णय लिया कि ये जो इस समय जो तनावपूर्ण स्थिति है, उसको देखते हुए ये आईपीएल को इस वक्त के लिए सस्पेंड किया जा रहा है। ऑफिशियली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थोड़ी ही देर में ऑफिशियल आ जाएगा, लेकिन हमारे जो टॉप सोर्सेस हैं बीसीसीआई में और आईपीएल के, उन लोगों ने ये बात को अभी कंफर्म किया है। तापस, क्या किसी और तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं बीसीसीआई की तरफ से? जी, अभी इस वक्त कोई भी ऐसा दिशा निर्देश नहीं आया है।
सिर्फ मुझे ये बताया गया है कि आईपीएल को इस वक्त सस्पेंड किया जा रहा है। और जैसे मैंने कहा, इससे पहले जो मैच था बृहस्पतिवार को, जो मैच था, जो 10 ओवर पहला हाफ, जो 10 ओवर होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स का और पंजाब किंग्स का जो मैच था, उसको जब रोका गया तो उसके बाद ये देखा गया कि पूरा का पूरा जो पूरा सेक्टर है, इस जगह पे जितने भी मैचेस हैं उन पे ये तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है। और सबसे अहम है कि जो लोग वहां पे मैच देखने जा रहे हैं और भारी संख्या में लोग जाते हैं। आप सोचिए, आईपीएल सबसे बड़ा एक मनी स्पिनर है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय है पूरे विश्व क्रिकेट की बात करें तो विश्व क्रिकेट में सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो लीग है उसमें से आईपीएल एक माना जाता है, सबसे टॉप में आता है। तो अगर इतने भारी मात्रा में लोग आते हैं, उनको वहां से निकालना अगर एक साथ एक बारी में, तो वो मुश्किल हो सकता है। और इन्हीं हालातों को देखते हुए इस वक्त ये दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल तापस, तो किस तरह से आंतरिक सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है और उसी कड़ी में बीसीसीआई की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया है। एक और बड़ी खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू करा दें। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। रक्षा अभियानों के दौरान जिम्मेदार रिपोर्टिंग के निर्देश रक्षा अभियानों को लेकर के दिए गए हैं। सभी मीडिया चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म को सलाह दी गई है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बात कही गई है, रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के दौरान ना की जाए किसी भी तरह की लाइव कवरेज। इस प्रकार की संवेदनशील जानकारी का खुलासा पहुंचा सकता है नुकसान। रक्षा मंत्रालय की तरफ से अहम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत कहा गया है कि रक्षा अभियानों की जिम्मेदार रिपोर्टिंग की जाए। साथ ही साथ सभी मीडिया चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह की भारत की गोपनीय चीजें बाहर नहीं जा सके। दुश्मन देश के पास क्या कुछ भारत की रणनीति है वो नहीं पहुंच सके, और इसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लाइव कवरेज के दौरान भी जिम्मेदार रहें, ना की जाए लाइव कवरेज। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर के दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी मीडिया चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म को सलाह दी गई है कि रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों के दौरान किसी भी तरह की लाइव कवरेज नहीं की जाए। रक्षा मंत्रालय की ओर से ये तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक जिम्मेदारीपूर्ण कार्य करना बेहद ही आवश्यक है, और इसी कड़ी में मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ये दिशा निर्देश रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए हैं, क्योंकि इस प्रकार की संवेदनशील जानकारी का खुलासा पहुंचा सकता है बड़ा नुकसान। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, रक्षा मंत्रालय ने भी साफ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म संवेदनशीलता को समझें और गंभीरता से अपने कार्य को करें। किसी भी तरह की रिपोर्टिंग ऐसी ना हो कि दुश्मन देश को ये खबर लगे कि भारत में आखिर किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है। ये बिल्कुल एक एडवाइजरी जारी की गई है, जो न केवल टीवी चैनलों के लिए है बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी है कि कोई भी लाइव कवरेज या फिर कोई डिफेंस ऑपरेशन की जो जानकारी है वो उस तरह से एक तरह से साझा ना की जाए। और ये भी उदाहरण दिया गया है कि इससे पहले देखने को मिला कि जब करगिल वार हो रहा था या फिर जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ था, तब इस तरह की कोई लाइव रिपोर्टिंग हुई थी, इस तरह की घटनाक्रम हुए थे, जिससे ये लगा था कि वो उस तरह की रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए थी। अपरिपक्वता दिखाई गई थी कई मीडिया चैनल्स के द्वारा, कई पत्रकारों के द्वारा। तो इसलिए ये खास तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है भारत सरकार के द्वारा कि मीडिया चैनल्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म इस बात का ध्यान रखें कि सैन्य कार्रवाई की को लेकर, उसकी आवाजाही को लेकर, मूवमेंट को लेकर या फिर लाइव रिपोर्टिंग ना की जाए। और चूंकि समय समय पर प्रेस ब्रीफिंग होती है, जो भी सैन्य कार्रवाई होती है उसकी विधिवत जानकारी दी जाती है, उस पर भरोसा करें, उस जानकारी को जनता के साथ साझा करें, ना कि सोर्स बेस या फिर कुछ ऐसी खबरें जो अपुष्ट हैं, जो एक तरह से जिनकी बाद में ये उसको खंडन किया जाता है या फिर वो पुष्ट नहीं हो पाती है, इस तरह की रिपोर्टिंग ना की जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण एडवाइजरी है, खास तौर पर उन पत्रकारों के लिए, उन मीडिया चैनलों के लिए, उन डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए। हम जानते हैं कि कल ही OTT प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान से जुड़े कंटेंट दिखाने को लेकर रोक लगाई गई थी, और उससे पहले कई यूट्यूब चैनलों को रोका गया था कि वो इस तरह के कंटेंट न दिखाएं। उन पर बैन भी लगाया गया था जो अपुष्ट हैं या फिर जो एक तरह से देखें कि उचित नहीं है। और मीडिया चैनलों को पहले ही सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर एक SOP जारी की गई थी, जो एडवाइजरी जारी की गई थी। और अब रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात को दोहराया है
तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये एडवाइजरी है मीडिया चैनलों के लिए और साथ ही साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कि कोई भी लाइव रिपोर्टिंग इस तरह न की जाए, क्योंकि जब भी कोई सैन्य ऑपरेशन होता है, जब भी कोई इस तरह का सेना की तरफ से कोई कदम उठाया जाता है तो उसकी विधिवत जानकारी दी जाती है। उस पर भरोसा करें, उसको रिपोर्ट करें, ना कि की खबरें या फिर कोई लाइव जानकारी अपनी रिपोर्टिंग में दे। ये बिल्कुल सख्त एक तरह से हिदायत दी गई है। तो उम्मीद यही है कि जो भी चैनल्स हैं, जो भी सैटेलाइट चैनल्स हैं या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने देखा था करगिल वार के दौरान इस तरह की एक रिपोर्ट कई बार आई कि कुछ पत्रकारों ने, कुछ चैनलों ने, कुछ मीडिया समूहों ने जो रिपोर्टिंग की उसमें परिपक्वता की कमी थी और उसमें पाया गया कि उन्हें उस तरह की रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए थी। और लाइव रिपोर्टिंग को लेकर भी सवाल उठे थे जब 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान लाइव रिपोर्टिंग कुछ चैनलों ने की थी और बाद में सख्त निर्देश दिए गए थे कि इस तरह की रिपोर्टिंग अगर कोई कभी हमला होता है या फिर कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर पर ना किया जाए, क्योंकि उससे एक मदद मिल सकती है अप्रत्यक्ष तौर पर दुश्मन को या फिर आतंकियों को। तो ये बात पहले भी कही गई और अब सख्त तरीके से एक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं रक्षा मंत्रालय की तरफ से। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत ही सख्त एक गाइडलाइंस जारी की गई है। हमारे साथ अक्षय डोंगरे हमारे संवाददाता भी इसी खबर पर जुड़ गए। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे कि रक्षा मंत्रालय ने साफ तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए, मीडिया के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और केंद्र में है लोगों की जान और साथ ही साथ किस तरह की रणनीति तैयार की जा रही है रक्षा क्षेत्र को लेकर के। किसी भी तरह की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए और इसीलिए शायद ये गाइडलाइंस जारी करने की आवश्यकता पड़ी है। बिल्कुल आपने ठीक कहा और जिस तरह से शैलेंद्र बता रहे थे, देखिए हमें एक चीज़ समझनी होगी कि जो आपका दुश्मन है, पाकिस्तानी आर्मी जिस तरह से आतंकवादियों को समर्थन कर रही है, वो खुलकर उनके साथ समर्थन में आ गई है। तो पाकिस्तान को एक मास्टर ऑफ डिसेप्शन कहा गया है, यानी कि झूठ फैलाने में, एक तरह से गलत खबरें फैलाने में पाकिस्तान का जो ISPR विंग है या फिर ISI है या पाकिस्तान की आर्मी खुद, उसमें एक तरह से उसमें एक तरह से मास्टरी उनके पास है और इसीलिए भारतीय लोगों को एक तरह से खास तौर पे सतर्क इस चीज़ को लेकर रहना होगा कि किसी भी तरह से अगर झूठ फैलाया जाता है पाकिस्तान की तरफ से तो पहली बात उससे बचे और दूसरी चीज़ जो डायरेक्शन भारतीय मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए जारी किए गए हैं, उसमें ये कहा गया है कि आपको कहीं भी सैन्य ठिकानों के आसपास या फिर अपने घरों के आसपास से लेकर किसी भी तरह से कोई भी लाइव एक्शन या मिलिट्री की मूवमेंट अगर दिखाई देती है तो ना उसे आप कैप्चर करें, ना उसे आप शेयर करें। ये आपके लिए, आपके इलाके के लिए एक तरह से घातक साबित हो सकता है। पाकिस्तान को इससे जानकारी मिल सकती है क्योंकि उनकी खुफिया एजेंसी इस वक्त कई सारे भारतीय चाहे वो मीडिया चैनल्स हो उनको भी ट्रैक कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ साथ आम लोगों के अकाउंट्स भी एक तरह से मॉनिटर किए जा रहे हैं, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो उन्हीं सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं जहां पर पाकिस्तान बार बार हमले कर रहा है, क्योंकि वहां पर सैन्य गतिविधियां बढ़ रही है। तो उनका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट ही है और न्यूज चैनल्स भी है। तो किसी तरह से कोई भी जो गतिविधि चाहे वो डिफेंस फोर्सेस की हो या किस तरह से एक्टिविटी हो जो लिए जा रहे हैं, उनमें अगर किस तरह का की लाइव रिपोर्टिंग होती है तो उससे सीधे तौर पर आप जानकारी पाकिस्तान को पहुंचा रहे हैं, आप ISI को पहुंचा रहे हैं और आप लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं, अपने सैनिकों की जान खतरे में डाल रहे हैं। तो ये एक दिशा निर्देश आना बहुत बहुत जरूरी हो गया था कि मीडिया हाउसेस के लिए भी, कि जिस तरह से जो एक्टिविटीज वहां पर हो रही है, जब आपको मौका दिया जाता है कि आके आप लाइव रिपोर्टिंग करें या फिर आप आके आप एक तरह से जगह का जायजा ले, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस जो आपको आज़ादी दी गई है उसका आप मिसयूज करेंगे, उसका आप फायदा उठाएंगे और आप अपनी TRP या फिर अपने व्यूज के लिए इन सभी खबरों को ऑन एयर करेंगे या फिर इसकी लाइव रिपोर्टिंग करेंगे। तो ये दिशा निर्देश आने बहुत ज्यादा जरूरी थे क्योंकि इसके ऊपर लोगों की जान निर्भर करती है। ADGPI हो या फिर अन्य तरह के जो हमारे रक्षा के जो विंग्स है, जो कम्युनिकेशन विंग है, उन्होंने भी पहले यही कहा था कि आम लोगों को भी सतर्क किया गया था कि लोग जो आर्म फोर्सेस की मूवमेंट है उन्हें कैप्चर करके शेयर ना किया जाए और मीडिया चैनल्स को ये कहा गया था कि किस तरह से लाइव रिपोर्टिंग ना की जाए, स्पेशली जब आप एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, जो गतिविधियां हमारे आर्म फोर्सेस द्वारा की जा रही है उनकी कोई भी लाइव रिपोर्टिंग ना की जाए, उनको डेफर करके किया जाए और एक बार एक तरह से सेंसिटाइज उसको किया जाए, उसके बाद ही उसे टीवी पर या फिर सोशल मीडिया पर डाला जाए, क्योंकि आप आंख और नाक का काम कर सकते हैं ISI के लिए और पाकिस्तानी आर्मी के लिए और अपने ही जवानों की जान को खतरे में डाल सकते हैं। बिल्कुल अक्षय, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी खबर पर हमारे साथ नीरज भी जुड़ गए हैं। नीरज, जिस आंतरिक सुरक्षा की अभी हम बात कर रहे थे और उसी को लेकर के रक्षा
मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट भी जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर गाइडलाइंस जारी की गई है। कंधार का जिक्र है, कारगिल का जिक्र है, 26/11 का जिक्र है, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल ये जरूरी भी था। और आप देखें कि जब 26/11 का जो हमला हुआ था वो खुद संध्या मैंने कवर किया था, और उस समय तमाम प्राइवेट चैनल वहाँ से जो लाइव जो फुटेज है वो दिखा रहे थे, और उसका जो फ़ायदा है, जो ताज होटल के अंदर बैठे हुए जो आतंकवादी थे वो उसका फ़ायदा उठा रहे थे। पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी संगठन और उनसे जुड़े हुए जो आतंकवादियों के जो मुखिया थे वो वहाँ से लगातार टीवी पर लाइव जो रिपोर्टिंग है देखकर वो आतंकवादियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। तो निश्चित तौर पर उसका जो खामियाजा हम लोगों को उठाना पड़ा। और अभी भी आप देखें कि कई सारे जो खासतौर से मीडिया संस्थान हैं, और इसके अलावा जो आप देखें कि यूट्यूब चैनल पर जो अपने चैनल को चला रहे हैं वो इस तरह के लाइव विजुअल दिखा रहे थे सेना के मूवमेंट को, इसके अलावा सैनिक जो बल हैं उनके मूवमेंट को दिखा रहे थे। कई तरह के जो वीडियो हैं वो भी शेयर कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर ये हमारी सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है, और हमारे जवानों के लिए भी। यही कारण है कि ये जो गाइडलाइन है वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से आई हैं कि इस तरह के जो दृश्य हैं वो ना दिखाए जाएं, क्योंकि कई बार हम अति उत्साह में या एक्सक्लूसिव के चक्कर में इस तरह के मूवमेंट को दिखा देते हैं, इस तरह के मूवमेंट को लाइव दिखा देते हैं, खासतौर से सेना के मूवमेंट या सेना की कार्रवाई को। तो उसी लिए ये दिशा निर्देश आए ताकि इन सब चीज़ों से बचा जाए और हमारी जो रणनीति और हमारी जो जानकारियाँ हैं वो दुश्मन देश को ना मिले। इसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मीटिंग शुरू होनी थी गृह मंत्री और इसके अलावा डीजी बीएसएफ, डीजी सीआईएसएफ और इसके अलावा सिक्योरिटी सिविल एविएशन के जो डीजी हैं और जो गृह मंत्रालय के जो उच्च पदाधिकारी हैं, इसके अलावा डायरेक्टर आईबी हैं, वो मीटिंग शुरू हो गई है। और देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो समीक्षा है वो गृह मंत्री कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि आने वाले समय में किस तरह की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया जाए। तो क्योंकि आपने देखा है कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है वो अपने यहाँ से ड्रोन भेज रहा है, मिसाइलें भेज रहा है, और हमारे जो जवान हैं बीएसएफ है वो लगातार उसका मुंहतोड़ जो जवाब है वो भी दे रहे हैं। बीएसएफ लगातार जो पाकिस्तान से सटी हुई जो सीमाएं हैं, हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, वहाँ पर जो अपना सर्च अभियान है वो पिछले 2-3 दिनों से उन्होंने सघन चलाया हुआ है। इसके अलावा अतिरिक्त संख्या में जो बीएसएफ के जो लोग हैं वो भी तैनात किए गए हैं। बीएसएफ के जवानों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं और उनसे कहा है कि वो अपनी जो पोस्ट है उस पर लौटें। तो तमाम तरह के जो उपाय हैं आंतरिक सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय लगातार उठा भी रहा है। इससे पहले आपने देखा भी था कि गृह मंत्री ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक भी करी थी और जो पाकिस्तान से सटे हुए जो हमारे जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक हुई थी आंतरिक सुरक्षा को लेकर, और उसमें भी बीएसएफ के अधिकारी, इसके अलावा आईबी के जो डायरेक्टर हैं वो इसमें शामिल हुए थे कि आंतरिक सुरक्षा को हम किस तरीके से मजबूत कर सकते हैं, अपने देश के अंदर जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसको बिगड़ने से किस तरीके से रोक सकते हैं। और इसके अलावा गृह मंत्रालय का स्पष्ट दिशा निर्देश भी था कि अगर राज्यों को किसी भी तरह की सहायता की ज़रूरत है तो गृह मंत्रालय 24 आवर्स लगातार काम कर रहा है। इसके साथ साथ ही आप देखें कि बीएसएफ भी लगातार सक्रिय सीमाओं पर, डीजी बीएसएफ गृह मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं और निश्चित तौर पर एक समीक्षा की जाएगी और ये तय किया जाएगा कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर और कौन कौन से जो कदम हैं वो उठाए जाएं। आईबी के जो डायरेक्टर हैं, इसके अलावा सीआईएसएफ और सिक्योरिटी जो सिविल एविएशन के जो लोग हैं वो भी इस बैठक में शामिल हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है और जो हमारे पाकिस्तान की सीमा बिल्कुल नीरज, आंतरिक सुरक्षा बेहद ही अहम है और उसको लेकर के हम देख रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। नंदिता डागर हमारी सहयोगी संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नंदिता, क्या कुछ अपडेट देंगे आप? लगातार हम देख रहे हैं कि बैठकों का दौर राजधानी में चल रहा है, बड़ी बैठकें हो रही हैं, बेहद ही अहम बैठकें हैं और आगे किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी उस पर खास तौर पर जोर दिया जा रहा है। जी आपने सही कहा संध्या, जब ऐसी फ्लूइड सिचुएशन है, डेवलपिंग सिचुएशन है,
तो हमारे रक्षा मंत्री CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सर्विस चीफ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ के साथ एक बैठक ले रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, जिसमें जो कल रात को हिमाकत की है पाकिस्तान ने, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारत ने दिया है, उनकी 8 मिसाइलों को न्यूट्रलाइज यानी कि निस्तनाबूद कर दिया है, इनफेक्टिव कर दिया है। उन्होंने पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा LOC से लेकर IB, फिर पंजाब, राजस्थान और गुजरात में ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया। वो सारी की सारी हमारी यानी इंडियन एयरफोर्स की और आर्मी की एयर डिफेंस बैटरीज ने उनको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया, नीचे ले आए, और कोई जान और माल की कैजुअल्टी पिछली रात नहीं हुई। ये पौने 9 बजे रात से ये कार्रवाई चल रही है। इसके बावजूद जबकि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी यानी कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने लगातार 2 दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा था कि जो बुधवार को एक्शन किया था 9 ठिकानों पर, वो टेररिस्ट ठिकाने थे, जो कि एक प्रीएम्प्टिव और डेटरेंट मेजर था, जो भारत को अपने आप को टेररिस्ट से बचाने के लिए था। और उसके बाद कल जो प्रेस ब्रीफिंग की, उसने कहा कि लाहौर के एक एयर डिफेंस ठिकाने को इसलिए टारगेट बनाया गया क्योंकि पाकिस्तान ने उससे पिछली रात पूरे के पूरे 15 शहरों पर ड्रोन से और मिसाइलों से हमला किया था। तो अब ये जो मीटिंग का दौर है, जो हम पिछले हफ्ते से देख रहे हैं, बिल्कुल नंदिता, किस तरह से हम देख रहे हैं लगातार आकाश और सुदर्शन की जोड़ी ने किस तरह से पाकिस्तान की कमर तोड़कर रखी है, किस तरह से हमारे सशस्त्र बल हैं वो लगातार चौकसी बरते हुए हैं और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को कायम नहीं होने दे रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि सशस्त्र बल हर एक मोर्चे पर डटा हुआ है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं। बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सबसे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी हम साझा कर रहे हैं, क्योंकि MIB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग के साथ इंडिया फाइट्स प्रोपेगेंडा अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान को समर्थन देने और इसे आगे बढ़ाने के लिए सभी से अनुरोध भी किया गया है कि वो संबंधित विभागों, मीडिया इकाइयों के सभी आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इसे प्रोफाइल चित्र के रूप में डालें। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक फेक प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसको लेकर के कोशिशें की जा रही है कि इस प्रोपेगेंडा में किसी को भी नहीं आना है। सोशल मीडिया पर 2-3 दिनों के लिए ATM बंद होने का गलत दावा भी किया जा रहा है। PIB फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह से गलत और भ्रामक बताया है। बयान में कहा गया है कि ATM सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से एक भ्रामक खबरें फैलाने का काम किया जा रहा है, लेकिन इस फेक प्रोपेगेंडा में किसी को नहीं आना है और फैक्ट चेक के साथ ही आपको उन बातों की पुष्टि करनी है और उस पर भरोसा करना है। तो एक लंबी फहरिस्त है किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से एक फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और लगातार इस फेक प्रोपेगेंडा को फैक्ट चेक के साथ आप सभी के सामने लाया जा रहा है। तो संवेदनशील रहिए, सजग रहिए और ध्यान रखिए कि जब भी किसी बात पर आपको भरोसा करना है तो सबसे पहले आप आधिकारिक पुष्टि कर लीजिए। और इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें जम्मू स्थित एयरफोर्स बेस पर
कई धमाकों का दावा किया जा रहा है। फैक्ट चेक में इस दावे को खारिज कर दिया गया है। जांच में सामने आया है कि ये वायरल हो रही तस्वीर जम्मू की नहीं बल्कि अगस्त 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर हुए विस्फोट की है। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ऐसी भ्रामक खबरों पर विश्वास ना करें और किसी भी वीडियो या तस्वीर को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि कर ले। यानी कि आप खुद तो भरोसा ना करें, साथ ही साथ उसको फॉरवर्ड करने से पहले आप पुष्टि कर लें कि जिस भी खबर को आप फॉरवर्ड कर रहे हैं वो सही है या गलत, क्योंकि आपकी जरा सी भी चूक हो सकता है कि वो उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। तो किस तरह से फेक खबरों का बाजार भी गर्म है और बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की गई ताकि आप सत्यता को परख लें। और पाक सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक पोस्ट में यह दावा किया गया कि भारतीय सेना ने अमृतसर और अपने ही नागरिकों पर हमला करने के लिए अंबाला एयरबेस का इस्तेमाल किया। पीआईबी ने बताया कि यह दावा पूरी तरह से निराधार है और पाकिस्तान के एक सुनियोजित मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन का हिस्सा है। जवाब में पीआईबी ने रक्षा मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज भी जारी की और पाकिस्तान के झूठे दावे की पोल खोल दी। तो ये एक फेक प्रोपेगेंडा लगातार चलाया जा रहा है जिसकी जद में आपको नहीं आना है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की गई जिसमें यह भी दावा किया गया कि पूरे भारत में हवाई अड्डों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पीआईबी ने इस खबर को भी फर्जी बताया और भंडाफोड़ करते हुए बताया कि यह गलत है क्योंकि सरकार की ओर से ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। पीआईबी ने एक्स पर बताया कि सोशल मीडिया पोस्ट में किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत है। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट और कई एयरलाइंस द्वारा यात्रियों के लिए प्रस्थान के 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने की एडवाइजरी भी पाक के झूठे दावे को साबित कर रही है। कौन कौन से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भारत की तरफ से हर उस हथकंडे का जवाब दिया जा रहा है, पर्दाफाश किया जा रहा है, भंडाफोड़ किया जा रहा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। लगातार भारत के बारे में भ्रामक बातें फैलाई जा रही है। पीआईबी फैक्ट चेक ने खुलासा किया है कि कई पाकिस्तान स्थित सोशल मीडिया पर एक पत्र शेयर किया जा रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि थल सेनाध्यक्ष जनरल वी.के. नारायण ने उत्तरी कमान के सेना अधिकारी को सैन्य तैयारियों के संबंध में एक गोपनीय पत्र भेजा है, जो पूरी तरह से फर्जी खबर है। सच तो यह है कि जनरल वी.के. नारायण COAS नहीं है। पीआईबी ने लोगों से आग्रह किया है कि असत्यापित जानकारी साझा करने से बचें और सटीक जानकारी के लिए केवल भारत सरकार के आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। तो अधिकृत खबरों को जानना बहुत ही जरूरी है। भ्रामक खबरों को ना तो खुद विश्वास करें और ना ही उन्हें आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये भी पाकिस्तान की एक चाल है। और आपको बताएं कि पीआईबी ने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे का पर्दाफाश किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जा रहा है जिसमें भारी MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से बमबारी दिखाई जा रही है और इसे भारत पर पाकिस्तान के हमले की तस्वीर बताया जा रहा है। पीआईबी ने पाक सोशल मीडिया हैंडल के इस झूठे दावे की भी पोल खोल दी है। दरअसल ये वीडियो एक वीडियो गेम से लिया गया है और 3 साल से ज्यादा समय से ऑनलाइन मौजूद है। इसका भारत पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति से कोई संबंध नहीं है। पीआईबी ने पुष्टि के लिए ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी एक्स पर शेयर किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है जिसमें गुजरात के हजीरा पोर्ट पर हमले का दावा किया जा रहा है। फैक्ट चेक में इस दावे को खारिज कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि यह वीडियो हजीरा पोर्ट से जुड़ा नहीं है बल्कि जुलाई 2021 को हुए एक ऑयल टैंकर विस्फोट का है।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ऐसी भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें और किसी भी वीडियो या मैसेज को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की पुष्टि कर लें। तो किस तरह से पाकिस्तान एक प्रोपेगेंडा चला रहा है और उसका पर्दाफाश भारत की तरफ से किया जा रहा है, हम आपको बता रहे हैं ताकि आप किसी भी तरह की खबरों में, भ्रामक खबरों में ना फंसें। इसके चंगुल में नहीं फंसना है और साथ ही साथ भ्रामक खबरों को आगे भी नहीं बढ़ाना है। जो भी फैक्ट आपके पास है उसको एक बार चेक कर लीजिए, अधिकृत वेबसाइट पर जाइए, अधिकृत पुष्टि कीजिए और उसके बाद ही उस पर विश्वास कीजिए। तो हर कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह से अशांति फैलाई जाए और हर वो कदम उठाया जा रहा है जिससे लोग परेशान हों, लेकिन भारत की तरफ से भी भंडाफोड़ किया जा रहा है। पीआईबी ने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर फैक्ट चेक जुलाई 2021 में हुए ऑयल टैंकर विस्फोट का एक वीडियो साझा किया गया। ये वीडियो 2021 का निकला जिसे पाकिस्तान ने शेयर किया। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही ऐसी किसी भी भ्रामक खबरों पर आपको विश्वास नहीं करना है। तो पाक सोशल मीडिया हैंडल के इस झूठे दावे की पोल खुल गई है। दरअसल ये वीडियो एक वीडियो गेम से लिया गया है और 3 साल से ज़्यादा समय से ऑनलाइन पर मौजूद है। इसका भारत पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। पीआईबी ने पुष्टि के लिए ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी एक्स पर साझा किया है ताकि आप देख लें। और एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। प्रधानमंत्री ने गुजरात के सीएम से बात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की है। सीमावर्ती राज्य गुजरात की तैयारियों की जानकारी ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है गुजरात के मुख्यमंत्री से और जानकारी ली है सुरक्षा को लेकर के। पीएम ने जरूरी दिशा निर्देश, नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों पर बात। और ज्यादा अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास से। सुधाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत की है, किन किन बिंदुओं पर बात हुई है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि गुजरात एक बॉर्डर स्टेट है, तो क्या तैयारियां, जो मौजूदा स्थिति है, जिस तरह का तनाव अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, उसको देखते हुए ये बातचीत प्रधानमंत्री ने की है। पीएम मोदी ने पूरी जानकारी ली है गुजरात में सीमाओं पर किस तरह की स्थिति है, किस तरह की तैयारियां हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री ने, भूपेंद्र पटेल ने पीएम मोदी को ब्रीफ किया है कि खास तौर से राज्य सरकार ने किस तरह के प्रोएक्टिव मेजर्स लिए हैं, चाहे नागरिकों की सुरक्षा के लिए हो या फिर जरूरी साजो सामान की व्यवस्था के लिए हो, तो उसको लेकर उन्होंने पूरी तरह से पीएम मोदी को ब्रीफ किया है। प्रधानमंत्री ने विशेष तौर पे ये भी जानकारी चाहिए है कि क्या नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जो संवेदनशील जिले हैं, उन जिलों में पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं कि नहीं। जिस तरह से मसलन आप कच्छ कह सकते हैं, बनासकांठा, पाटन, जामनगर, तो इन जगहों के बारे में खासतौर से वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं राज्य सरकार की तरफ से हुई, उसके बारे में पीएम मोदी ने जानकारी ली है। और कल आपको याद होगा कि कल ही पीएम मोदी ने तमाम मंत्रालयों को निर्देश दिया था कि एक सीमलेस कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, और जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जो इस तरह के तनाव की परिस्थितियों में वो सुचारू तरीके से चले, उसकी व्यवस्था हो सके। तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बातचीत में उन तमाम चीज़ों के बारे में प्रधानमंत्री ने जानकारी दी है और विशेष निर्देश गुजरात के सीएम को दिया है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो भी, जिस तरह के भी कदम उठाने की जरूरत हो, वो कदम उठाए जा सकते हैं। और केंद्र से अगर किसी तरह की इसमें मदद चाहिए तो केंद्र से भी पूरी मदद का भरोसा पीएम की तरफ से दिलाया गया है। जी।
सुधाकर, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पल पल की खबर रख रहे हैं, पैनी नजर बनाए हुए हैं किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से नापाक इरादों से हमला किया जा रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। और उसी कड़ी में हम ये माने कि गुजरात के मुख्यमंत्री से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है, क्योंकि नागरिक सुरक्षा सर्वोपरि है। बिल्कुल, और देखिए एक नेतृत्व जो हम लगातार देख रहे हैं, खासतौर से 22 अप्रैल को जो पहलगाम की घटना हुई थी और उसके बाद भारत ने जिस तरह से पहलगाम के पीड़ितों को, उनके परिवारजनों को एक न्याय दिलाया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, एक प्रभावी नेतृत्व पीएम मोदी का लगातार दिखता हुआ न सिर्फ वो पीड़ित परिवारों के साथ खड़े नजर आए, उनके जख्म पर मरहम लगाया, बल्कि भारत की जो प्रतिबद्धता है आतंक के खिलाफ, भारत की कार्रवाई का एक जो पूरी दुनिया का एक भरोसा था, तो वो एक भारत ने असर्ट किया खुद को। और उसके बाद से उन्होंने भारतीय सेनाओं को एक पूरी उनकी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है उसमें भरोसा जताया, उनको पूरी छूट दी कि देश की सुरक्षा के लिए उनको जो भी कदम उठाने हैं वो उठा सकते हैं। तो एक पूरा नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी का। और आज जब एक तनाव की स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, तो हर राज्य में, हर जिले में, खासतौर से सीमावर्ती जिलों की स्थिति के बारे में वो लगातार जायजा ले रहे हैं। और उस क्रम में उन्होंने गुजरात के सीएम से भी बातचीत की है। जी, बहुत शुक्रिया सुधाकर, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि जिस तरह के हालात लगातार बन रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पैनी नज़र बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। और इसी कड़ी में गुजरात के मुख्यमंत्री से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। और इसके साथ ही हमारी इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।